Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Now we are going to start next topic of the legal language, writing and general English, and topic is uh, essay in English on the following topics. तो कुछ essay दिए गए हैं इंग्लिश में, इनको मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराऊंगा ये क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं, इनको आपको दिमाग में रखना होगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं इनको आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें क्या है, इनमें क्या लिखा हुआ है, इनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे क्लियर कर दूँगा आपके लिए। तो आपके पास 3 ऐसे हैं, रूल ऑफ लॉ पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे, जुडिशियल एक्टिविज़म पे। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कानून का शासन। कानून का शासन, देखिए कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सारे कानून के समान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी पर्सन, वो हमेशा कानून की नज़र में समान है। जैसे एक आम इंसान कोई भी जो है क्राइम करता है या कोई लॉ की वायलेशन करता है तो उसको जो है वहाँ पे पनिशमेंट मिलती है उसको, वैसे ही जो है अगर हाई प्रोफाइल कोई भी पर्सन है, अगर वो क्राइम करेगा या कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ करेगा तो उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो एक आम इंसान को मिलेगी। इसी को बोलते हैं हम रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। विद द अवेयरनेस अबाउट द डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, रूल ऑफ लॉ हैव बिकम द पार्ट ऑफ एवरी वेलफेयर स्टेट। हर एक वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी राज्य में रूल ऑफ लॉ का ही सेगमेंट चलता है सभी, जैसे इंडिया में भी है, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में ही है। बिसाइड राइट ऑफ इक्वालिटी, द राइट ऑफ फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ ऑल्सो द इंटरगल पार्ट ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे इक्वालिटी राइट होता है, जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है या समानता का अधिकार होता है, उसी के साथ रूल ऑफ लॉ का भी जो है एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक इंटरगल पार्ट है। देखिए रूल ऑफ लॉ प्रीसपोजेस जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ ड्यू टू द बोथ ऑफ द रूलर एंड द रूल्ड। तो रूल ऑफ लॉ में होता क्या है, बेसिकली जो रूल करने वाला होता है और जिस पे रूल किया जा रहा है उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है और अकॉर्डिंग टू लॉ वहाँ पे डिसीजन होता है। द मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड में जो लोगों को अधिकार दिए गए थे सबसे पहले मैग्ना कार्टा में 1215 में, वो ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ ही थे। ऑल्सो टू बी द रूल्ड एज पर द लीगल नॉर्म्स वॉज अ मॉडर्न बिगिनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो इसके साथ ही जो मॉडर्न बिगिनिंग रूल ऑफ लॉ भी यहाँ पे हुई है। बिल ऑफ राइट्स 1869 में जो है वहाँ पे दिए गए, एफर्म द एवरीबडी इंक्लूड किंग वाज सब्जेक्ट ऑफ लॉ। और इसमें यही बोला गया कि हर कोई जो है कानून के शासन के अंडर होगा, कानून के अधीन होगा, इवन राजा जो होगा वो भी कानून के अधीन ही होगा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट 10 जो आपके पास अमेंडमेंट है वो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड ही हैं। इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, डाइसी जो है, डाइसी यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। डाइसी ने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन जो है यहाँ पे दी थी। आगे आप जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डाइसी ने यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को क्लियर किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, रूल ऑफ लॉ मीन्स द एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ। कानून के शासन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो लॉ होता है, उसकी डोमिनेंसी होती है इम्पोज ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्री, और जो सरकार के मनमाने काम जो होते हैं, आर्बिट्री पावर्स होती हैं, उनको एक्सक्लूड वहाँ पे करता है। इवन वाइड डिस्क्रिपेंसी अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो रूल ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे डाइसी ने यही बताया है कि जो एक सुप्रीम लॉ जो होता है, कानून जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वही उसके अंडर ही गवर्न होते हैं सारे, और जो गवर्नमेंट की जो आर्बिटरनेस होती है, जो मनमाने काम होते हैं, आर्बिट्री एक्शन होते हैं, उनको भी वहाँ पे रोकता है। ही वॉज द ओपिनियन दैट वेयर देयर वाज अ डिस्क्रिशन देयर वाज अ रूम ऑफ द आर्बिटरनेस। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्रिशन होगी, मनमाना काम करने की आज़ादी होगी, वहाँ पे हमेशा आर्बिटरनेस होगी, अपनी मनमानी ही होगी। हेयर द एक्सट्रीम सुपरमेसी ऑफ द रेगुलर लॉ मीन्स द इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे उसने जो एक्सट्रीम सुपरमेसी ऑफ लॉ बोली है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सट्रीम सुपरमेसी ऑफ लॉ है वो कौन सा लॉ है, जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ हो और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो। तो ऑर्डिनरी लॉ जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, और इक्वालिटी बिफोर लॉ तो और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सारे समान होने चाहिए, सभी को समान प्रोटेक्शन जो है कानून की मिलनी चाहिए, और कानून की नज़र में सारे समान ही होने चाहिए। यही जो है डाइसी की डेफिनेशन यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट मस्ट बी द कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द सेट प्रिंसिपल। और गवर्नमेंट भी जो है वो अपने काम, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो रूल करती है, उनके पास सारी पावर होती है, तो वो अपना जो काम है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ करें, किसी को सुपीरियर
इंफीरियर ना समझें और किसी के साथ अनजस्टिस वहाँ पे ना करें। दीज कंसेप्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, यही कंसेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में भी है। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1949 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो इन्होंने की थी, उसमें भी रूल ऑफ लॉ की बात यहाँ पे की गई है और हर एक सिटीजन को वहाँ पे जो है सिविल राइट प्रोवाइड किए गए हैं फ्री सोसाइटी में। सच प्रिंसिपल्स आर जनरली कॉम्प्रहेंस्ड बाय द एक्सप्रेशन इंडिविजुअल राइट ऑफ द पर्सन और अदर एज कॉल्ड एज द नेचुरल राइट ऑफ द पर्सन। तो नेचुरल राइट जो है जो होते हैं वो तभी पॉसिबल है जहाँ पे आपके पास रूल ऑफ लॉ है, आप सभी को कानून के समक्ष समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया में क्या कंसेप्ट है। तो इंडिया में वैदिक टाइम से ही जो है रूल ऑफ लॉ को ही इंपॉर्टेंस दी गई। किंग जो होता था वो भी सारे काम जो ऑन द बेसिस धर्म ही करता था। धर्म और क्या होता था, रूल ऑफ लॉ होता था। वो अपने आप को भी कानून के अंदर ही रखता था। अगर कई बार राजा खुद गलत हो जाता तो इसकी सज़ा वो अपने आप को भी देता था। तो कौटिल्य जो है, जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है कि जज वाज नॉट अबव द लॉ। इवन जज जो है उस टाइम जज कौन होता था, किंग ही होता था। तो किंग भी जो है अबव द लॉ, कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। इन फेस दे वर मच सब्जेक्ट टू इट द ऑर्डनरी सिटीजन, तो उस कंडीशन में वो ऑर्डनरी सिटीजन ही होगा। द एडवेंट ऑफ द, जैसे ही इंग्लिश लॉ इंडिया में आया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो बना यहाँ पे वो भी ऑन द बेसिस रूल ऑफ लॉ ही बना। तो ये आपको यहाँ पे दिखना है। इवन कि जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है रूल ऑफ लॉ को, और वहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द मेन बेसिस ऑफ सोसाइटी, और ये सारे जो है रूल ऑफ लॉ पे ही बेस्ड चीज़ें हैं। Thus, the other word in the introduced in the concept of rule of law as the main of the Indian society as the sequel to the right to the equality has been provided in the जो आर्टिकल 14 में आपके पास जो है राइट ऑफ इक्वालिटी दिया गया है। राइट ऑफ इक्वालिटी ही यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे इक्वल रूल ऑफ लॉ की जहाँ पे जो बात डाइसी ने की है उसी को बोलते हैं। आर्टिकल 14 में साफ लिखा हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और डाइसी भी यही बोलता है कि रूल, कानून का शासन वहीं पे होता है जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ हो और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वहाँ पे हो। इट मीन्स नो मैन इज़ अबव द, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एंड एवरी पर्सन बट एवर बी द रैंक इन और कंडीशन इज सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट, और चाहे कितना बड़ा इंसान हो, किसी भी रैंक पे क्यों ना हो, वो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, कानून के अकॉर्डिंग ही वो होगा, कानून के ऊपर वो नहीं होगा। इट मस्ट बी रिमार्क द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी गिरी यहाँ पे हैं, देखिए बहुत इतना प्रधानमंत्री थे इंडिया के, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव थे उनको भी ब्राइबरी केस में जो है कोर्ट के समक्ष जाना पड़ा। इससे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। दस द रूल ऑफ लॉ एम्बॉडीड इन द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एंड द रूल ऑफ लॉ एम्बॉडीड इन द आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल 14 के अंडर रूल ऑफ लॉ बताया गया, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, वो जो है अमेंडमेंट के अंडर में नहीं आता। 368 के जो अंदर जो है अमेंडमेंट का प्रोसीजर बता रखा है, इसकी अमेंडमेंट भी वहाँ पे नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है माना गया है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको राइट्स दिए गए हैं उनको जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 भी दिया गया है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके राइट्स की वायलेशन होती है, आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन अगर होती है, तो आर्टिकल 32 जो है आपको वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, जिससे पता चलता है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन इशू डायरेक्शन दे सकता है, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकता है, रिट भी दे सकता है, जैसे हैबिस कॉर्पस आपको पढ़ाया था, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, ये रिट भी इशू जो है वहाँ पे कर सकता है। SP Gupta AIR 98 Supreme Court accepting the public interest litigation decided that nobody is above the law, और इस केस में भी कोर्ट ने यही बोला था कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कानून से ऊपर नहीं है, सारे कानून के समान ही यहाँ पे, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कानून से ऊपर नहीं है। इन दिस केस द पुलिस ऑफिसर हु गॉट इंगेज्ड इन द चोरनी, इस केस में जहाँ पे एक केस हुआ था जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने 3 लेडीज़ थी, उनके माथे पे चोरनी लिख दिया था, उसको भी जो है प्रोसीजर के अंडर जो पनिश वहाँ पे किया गया, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअल राइट की वॉल्यूशन वहाँ पे थी। द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टिंग लेटर्स, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लेटर्स ही हैं उनको भी जो है रिट एक्सेप्ट कर लिया है, किया है, जैसे कि शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, इसके अलावा PUDR यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इन सभी केसेस में सिर्फ एक पटिशन को, एक एप्लीकेशन को भी जो है कोर्ट ने जो है क्या सुप्रीम कोर्ट ने है
क्या रिट वहाँ पे माली है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अंडर सारे समान हैं, सभी बराबर हैं और सभी को जो है कानून की पूरी प्रोटेक्शन वहाँ पे मिलनी चाहिए। इवन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसका काम भी क्या है, ह्यूमन राइट की वायलेशन होने से रोकना है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इसका जो मेन काम है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिसीव्स द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पुलिस ब्रूटैलिटी, जो पुलिस जो अत्याचार करती है, इनिशिएशन ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, जो नेग्लिजेंस करती हैं, मल ट्रीटमेंट बाय द जैन अथॉरिटीज़ एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक्स फ्रीडम टू द पीपल ऑन मैनी ओकेजन। एनआरसी हैज़ इंक्वायर्ड इनटू द कस्टोडियल डेथ, इसके बाद कस्टोडियल डेथ जो पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो जाती है, डिसअपेयरेंस ऑफ द सिविलियन इन द केस बॉन्डेड लेबर जो होती है, इन सभी से रिलेटेड जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी जो है जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ उसको निभाने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है। इवन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आप अपना पासपोर्ट वहाँ पे जमा करा दिए जी, उसको भी जो है रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट माना। कानून के समान सभी को समानता है, सभी को पासपोर्ट रखने का हक है और यहाँ पे ये राइट इवन मेनका गांधी को भी यहाँ पे दिया गया। तो ये पूरी डिस्कशन से एक बात यहाँ पे क्लियर होती है, द अबव डिस्कशंस imply proves that the Constitution of India has established the rule of law in India and the Supreme Court of India is keeping watch on it। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रूल ऑफ लॉ बनाया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का प्रिंसिपल यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको प्रोटेक्ट करना, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इन राइट्स को, ये जो प्रिंसिपल है इनको प्रोटेक्ट भी यहाँ पे करता है। सेकेंड आपके पास यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, देखिए जनरली जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है अगर वो अग्रीड पार्टी है तो उसी को जो है कोर्ट में जाके अपना केस रखना होता है, लेकिन बड़े सारे केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जब पूरे पब्लिक यूटिलिटी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, अगर पब्लिक की समस्या के लिए आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे जिसके साथ गलत हो रहा है उसका ही कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है। पब्लिक एट लार्ज की समस्या को कोई एक पर्सन लेके भी चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि पब्लिक के हित के लिए, लोक हित के लिए वहाँ पे केस फाइल किया जा रहा है, रिट फाइल की जा रही है। तो जनरली जिसके साथ गलत हो वही कोर्ट में जाता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर अगर इंटरेस्ट जो है पब्लिक का है, पब्लिक उस मुद्दे से जूझ रही है तो उस पब्लिक में से कोई एक इंसान भी कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनरली इट इज़ ओनली द एग्रीड पर्सन हु नॉक्स द डोर ऑफ द कोर्ट। जनरली एग्रीड पार्टी, पीड़ित पक्षी जो कोर्ट में जाता है और कोर्ट के दरवाजे को खटखटाता है। ओनली अ पार्टी हु इज़ विक्टिम और इज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, पार्टी जो कि विक्टिम है, पीड़ित है या उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। मोर ओवर अ केस फाइल्ड अगेंस्ट वन who has caused damage, loss or some one or has violated the right of the plaintiff but under the certain circumstances। लेकिन ये हर केस में जरूरी नहीं है। Such normal rules are not adhered to end of the case be filed initiated by the stranger और, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर केस में जो है वो पीड़ित पक्षी वहाँ पे पहुँचे, कोई स्ट्रेंजर और बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैपेसिटी या फिर किसी का प्रतिनिधित्व अगर कोई पर्सन कर रहा है तो वो भी कोर्ट में आ सकता है। सम नोवल मेथड्स हैव बीन इवॉल्व बाय द कोर्ट टू मीट द एंड ऑफ द जस्टिस। तो कानून का काम क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना, और उसके लिए अगर जरूरी नहीं है कि वो पीड़ित पक्षी वहाँ पे पहुँचे, उसके बिहार पे कोई भी उसका प्रतिनिधि या कोई स्ट्रेंजर जो कि उस पूरे मामले में कोई इंटरेस्ट रखता हो वो भी कोर्ट में आ सकता है, और इसी को हम PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन आर्टिकल 39 में गोल ऑफ इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात की गई है, टू मीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, दस अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द वेरियस strategies। Public interest litigation is one of the strategy arm germinated, nurtured and developed by the Supreme Court in India in the jurisprudence masses, because the prime function of the PIL is to bring the light the common cause of masses who are illiterate and unable to seek the judicial remedies for their maladies। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि अगर कोई पब्लिक कॉज है जहाँ पे किसी सभी लोगों की कोई समस्या है, कॉमन मासेस की कोई प्रॉब्लम है और लोग वहाँ पे अनपढ़ है, कोर्ट जो जस्टिस प्रोवाइड नहीं ले सकते हैं, तो उनके बिहाफ पे कोई भी पर्सन कोर्ट में आके उनके सभी के राइट की डिमांड वहाँ पे कर सकता है। लुकिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ द PIL इट कैन सेफली बी कंडक्टेड दैट इट इज़ न्यू orientation of the judicial discussion, demonstration, collaboration
efforts on the part of the petition state voluntary organizations and the court, तो उनके बिहार पे कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ, किसी तरीके का स्टेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बिहार पे जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए या वनरेबल सोसाइटी के लिए, वो वर्कर के लिए या हैंडीक्राफ्ट के लिए या अदर लोगों के जस्टिस के लिए कोर्ट में आ सकता है। इट इज़ द रिकॉग्नाइजेशन एफर्ट मेड बाय द पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, तो ये जो है पब्लिक स्पिरिट पर्सन जो है लोगों की समस्या को जो है कोर्ट में ला सकता है और ऐसे केसेस को एक्सेप्ट किया जाएगा और लोगों की समस्या को वहाँ पे सुलझाया जाएगा। तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है वहाँ पे अगर समस्या जो है आम लोगों की है, जैसे मान लीजिए सारे वर्कर्स की प्रॉब्लम है कि उनको पे नहीं मिल रही है, या फिर डाइवोर्स वुमेन की प्रॉब्लम है ऑल ओवर द इंडिया, तो उनको हर एक तो कोर्ट में जाके जस्टिस डिमांड नहीं कर सकते, तो उनके बिहार पे जो भी उनकी समस्या है कोई एक पर्सन भी सोसाइटी का उनके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट लगा सकता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है बोलते हैं। द PIL इज़ the PIL is the court action by the public spirited person for the body develop to the public cause to vindicate the right of the individual group or even the public at large against the administrative wrong। तो यहाँ पे जो सिटीज़न के राइट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर किसी के राइट वेंडिकेट हो रहे हैं, किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ इवन पब्लिक के राइट अगर वेंडिकेट हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन के थ्रू, तो वहाँ पे सभी पर्सन को जो है वहाँ पे राइट प्रोवाइड करवाया जाता है थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Nowadays, it has been become a versatile weapon of redress against the non-performance of the constitution and statutory obligation। तो सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं, कई बार वो पूरा नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक बहुत अच्छा हथियार जो है, एक वर्सेटाइल वेपन है लोगों के पास कि वो उन लोगों की समस्याओं को कोई एक पर्सन जो है कोर्ट में जाके रख सकता है। PIL हैज़ बीन यूज टू सीक वेरियस टाइप ऑफ रिलीफ, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज़ जो है बड़े सारे रिलीफ जो है लेने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल अनडिटेल प्रिजनर्स इन द जेल, जो जेल में जो कैदी रखे गए हैं उनके साथ जो है अच्छी वहाँ पे उनके साथ हरासमेंट होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। एम्लियोरेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द वुमेन लिविंग इन द प्रोटेक्टिव होम्स, वुमेन जो हैं उनके सुधार के लिए जेल में जो उनके साथ गलत होता है। बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूरी है, पेमेंट ऑफ वेजेस की अगर कम है। प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को बड़े सारे दुकानों में अपने काम करते हुए देखा होगा। इन सभी के लिए सोसाइटी में से कोई भी एक जाके जो है इनके लिए आवाज़ खड़ी कर सकता है और कोई भी जो ऑर्डर जो है कोर्ट से वहाँ पे ले सकता है। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ साइकिल रिक्शास बाय द लाइसेंस रिक्शा ऑनर्स, रिलीफ अगेंस्ट द कस्टोडियल वायलेंस, कई बार रेप हो जाता है कस्टडी के दौरान, सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेन के साथ। इन सभी केसेस में जहाँ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं तो उनको संभाल के रखना ज़रूरी है। या रेलवे सर्विस में कुछ गलत हो रहा है, या कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या फिर कोई रोड बनाने के लिए बड़े सारे पेड़ काटे जा रहे हों, क्योंकि इन सभी चीज़ों में जो है पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है, तो वहाँ पे कोई एक पर्सन जो है कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकता है। इसी को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है बोलते हैं। PIL कैन फाइल्ड बाय द एग्रीड पर्सन, PIL कोई भी फाइल कर सकता है, एग्रीड पर्सन खुद भी कर सकता है। पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो कि लोगों की आवाज़ उठाता हो वो पर्सन भी जा सकता है। कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी NGO, जज खुद सुमोटो अपने आप से किसी भी तरीके का कोई भी PIL जो है फाइल जो है कोर्ट में कर सकता है। और PIL फाइल करने का मेन पर्पस क्या होता है, वेंडिकेट करना, जो राइट जो है जस्टिस जो प्रोवाइड कराना है लोगों को जिनके राइट वहाँ पे वायलेशन वहाँ पे हो रही है। द एम शुड नॉट बी डिले और डिफीट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस, और PIL का पर्पस वहाँ पे किसी प्रोसेस को रोकना नहीं है या जस्टिस को रोकना नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट नॉट बी द बिजी बॉडी टू मेडल द सम पर्सन, द पर्सन ऑफ ग्रुप एंड मेलाफाइड। तो जो पर्सन जो है कोर्ट में जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोकहित के लिए, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस से या कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड पर्सन उसका इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसकी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं होनी चाहिए, वो क्लीन माइंड से, क्लीन हैंड से वहाँ पे आया हो और उसका पर्पस जो है सिर्फ लोगों को सर्व करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में आवाज़ उठाना है। अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें तो इसका कंसेप्ट सबसे पहले जस्टिस अय्यर ने जो है उठाया था 1976 में। जो केस था हमारे पास कामगार सभा वसी अब्दुल्ला भाई विदाउट गिविंग द न्यू मैन्स क्लेचर्स इन द केस सुप्रीम कोर्ट गारंटेड द स्टैंडिंग राइट ऑफ लाइफ इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर को सारे राइट यहाँ पे दिए गए।
तो देखिए इनके बड़े सारे पीएल जो है कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट में आई, उनको एक्सेप्ट किया गया। गंगा की सफाई से रिलेटेड हो, एमसी मेहता ने बड़े सारे केस लगाए ताजमहल की सफाई के लिए, या फिर ओलेगा टेल्स का केस हो गया, या फिर बेंगलोर मेडिकल ट्रस्ट का केस हो गया। इन सभी केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो है एक्सेप्ट किया है। एमसी मेहता जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत कंसर्न है, गंगा की सफाई हो, यमुना की सफाई हो, या फिर पेड़ों को काटने से रोकना हो, या दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ को बाहर जाके इस्टेब्लिश करना हो, इनसे रिलेटेड बड़ी सारी पीएल जो है एमसी मेहता, मोहन चंद्र मेहता ने जो है फाइल की है। तो ये आपके पास यहाँ पे इससे रिलेटेड है। इनको आप एक बार रीड करिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसका बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। थैंक यू सो मच।